So today we are talking about the third part in this unit, which discusses about polarization. So as the name suggests, it might be quite polarizing about your opinions about light. So पोल्स से क्या समझते हो? कभी सुना है व्हाट आर पोल्स? ये तो सुना ही होगा. पोल क्या होते हैं? कहाँ पे सुना है पोल? मैग्नेट्स के टर्म्स में तुमने सुना है या फिर अर्थ के टर्म्स में सुना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल. तो जनरली पोल्स का आइडिया आता है whenever someone is talking about two complementary things, correct? पोल्स कभी भी हमने सिंगुलर नहीं सुने जनरली, ठीक है? ऑल्दो मोनोपोल्स डू एग्जिस्ट, बट जो कॉमन लैंग्वेज है हमने कभी पोल्स सुने हैं, those are always complementary things, कि एक चीज है दूसरी चीज, दोनों चीज एग्जिस्ट करती है, तब हम उनको बोलते हैं आइदर नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट्स हो गए या फिर अर्थ हो गए. Similarly, in light also, as you guys know, it is a wave, electromagnetic wave. So electric और magnetic दो चीजें इसमें होती हैं, correct? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो चीजें होती हैं, ये दोनों ही they always keep on changing from a positive direction to a negative direction to a positive direction. That's the wave motion, right? ये जो positive और negative direction है, these are the basically poles जिसके regarding ये polarization की बात आएगी. What happens is there are generally two types of light waves. One is polarized, one is unpolarized या फिर non-polarized. Unpolarized light में there is no such fixed position of positive or negative that it can change. Positive जो पहले यहाँ था, क्या पता next time positive यहाँ हो, next time क्या पता यहाँ हो. So जब कोई fixed position ना हो positive की, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि effectively वो pole नहीं है, correct? Pole is supposed to be fixed place ना. हम ऐसा बोलते हैं नॉर्थ पोल इज फिक्स्ड. कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि पुणे में नॉर्थ पोल आ गया, किसी दिन नॉर्थ पोल अमेरिका में चला गया, तब तो पोल ही नहीं कहलाएगा, ठीक है? सो इट्स द सेम थिंग लाइट के टर्म्स में. इफ दैट पोलैरिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, तब तुम बोलोगे इट्स एन अनपोलराइज्ड लाइट. एंड इफ दैट पोलैरिटी इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, किस बेस पे तुम उसको फिक्स करते हो. अगर किसी तरीके से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस लाइट में ये पर्टिकुलर वेव इस डायरेक्शन में होगी, देन यू विल से दैट दैट्स अ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. हमने प्रीवियसली जो दो टॉपिक्स पढ़े थे, दोस वर इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. अब फिर हमें पोलराइजेशन पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? द रीजन इज हियर. Both of those phenomena, they never talked about anything about whether these waves are transverse or longitudinal. हमने सिर्फ ये बात करी थी कि वो दोनों फिनोमिना प्रूव करते हैं कि लाइट का वेव नेचर है. उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया उन्होंने. वेव किस टाइप की है, किस डायरेक्शन में वेव है, उसकी प्रॉपर्टीज फर्दर क्या है. पोलराइजेशन में हमें वो फर्दर प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है कि लाइट एक्चुअल में कैसी है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई दिस पोलराइजेशन चैप्टर इज हियर. इट टेल्स यू अबाउट फर्दर डिटेल्स अबाउट लाइट. So as you can see, इस पूरी की पूरी राम कथा में कुछ मैंने हाईलाइट करके तुम्हें दिखाया हुआ है, which gives you the gist what is important. So it tells you that direction of electric field is referred as the direction of polarization of the wave. लॉजिकली सवाल बनता है कि तुम्हारी EM वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों पार्ट है, करेक्ट? तो तुम किस पार्ट को एक डायरेक्शन मान के चलोगे जो तुम बोलोगे कि इस डायरेक्शन को फिक्स करता हूं तो मैं इसको पोलराइज बोलूंगा? दो में से एक चूज करना पड़ेगा ना. So generally, just for the sake of it, we have chosen electric field as to be our reference direction. क्योंकि हमें पता है अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की रेफरेंस डायरेक्शन के बेस पे कुछ डिसाइड कर दिया, तो उससे करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही बनना है. तो इफेक्टिवली इफ यू नो ए फिक्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, you know that magnetic field is also in a fixed direction. It can never have an angle smaller or bigger than 90 degree, correct? ऑर्थोगोनल होते हैं. So इसलिए हमने just for reference we have chosen कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बेस पे we will talk about some light is either polarized or not polarized, ठीक है? हाँ, बाय द वे इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी होती हैं. जितने भी तुम्हारी डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस, तुम जहां भी कोई भी स्क्रीन से रिलेटेड चीज यूज कर रहे हो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव सम काइंड ऑफ पोलराइजर इन्वॉल्व. एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है तुम्हारे फोन्स का स्क्रीन. सबके फोन में जो स्क्रीन है इट इज आइदर LCD, OLED, इस टाइप के स्क्रीन होते हैं. ये जितने भी स्क्रीन हैं इन सभी में एक पोलराइजिंग की लेयर होती है. हम एंड में जाके उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हाउ डज इट वर्क, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पोलराइजेशन जो है बहुत जगहों पे यूज होता है. इफेक्टिवली
बाइक्स के वाइजर होते हैं, उनमें पोलराइजिंग फिल्म चढ़ती है, ठीक है। इफ यू हैव सम लाइक कॉस्टली ग्लासेस, दे आल्सो हैव पोलराइज्ड फिल्म्स। रीजन इज बेसिकली पोलराइज्ड फिल्म ये करती है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट जो कि अनपोलराइज्ड आ रही है उसको रिमूव कर देती है। So mostly kind of glare is removed whenever you have a polarizing film on any kind of transparent surface. That is one of the very common examples. सबसे extreme use इसका होता है in telescopes. As you guys know, telescopes के लिए it is very very important कि उसके अंदर light के extra reflections वगैरह ना हो, because it is capturing light from a very far away object. तो उसके पास already जो light आ रही है वो बहुत ही कम आ रही होगी. It can't allow more number of photons to be lost before they reach the sensor. So in order to make sure कि correct photons sensor तक पहुंच रहे हैं, they also have certain kind of polarization films attached with them. If someone has used DSLR at any point of time, they also know DSLR के भी lenses में specific polarized lenses आते हैं. They are used for some specific kind of photography. So these are some broad applications. One of the applications is 3D movies also. आगे एक्सप्लेन करेंगे हाउ डज इट वर्क। नेचुरल लाइट जो आती है जनरली, सनलाइट एंड ऑल ऑफ दीज लाइट्स, दे आर अनपोलराइज्ड इन नेचर। रीजन इज जो सोर्स है जहां से वो लाइट जनरेट हो रही है, इन दैट सोर्स, लाइट का जनरली सोर्स क्या होता है, फोटॉन्स का सोर्स क्या होता है, एक एटम जो एक्साइटेड है, करेक्ट। एटम एक्साइट कैसे होता है, अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक सो कॉल्ड ग्राउंड या फिर स्टेबल स्टेट में था, उसको एक हायर स्टेट में शिफ्ट कर दिया और वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते टाइम एनर्जी को रिलीज करता है, दैट इज द फोटोन। अब जहां से भी लाइट का सोर्स, फॉर एग्जांपल अगर हम सन की बात करें, सन में देयर इज फ्यूजन एंड फिजन गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रहा है, बेसिकली हाइड्रोजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम। सो वहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्साइटेशंस एंड डी एक्साइटेशंस हैपनिंग, जिनकी वजह से मल्टीपल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स आर बीइंग जनरेटेड, and because they are generated in a haphazard manner in any particular direction, वो कभी भी पोलराइज्ड नहीं बन सकते हैं। So generally एक source of light जो होता है जहाँ पे light generate करी जा रही है, because all of those atoms are almost independent of each other, they all generate photons in a very random polarized direction, और जब वो सारे photons add up होके बाहर निकलते हैं, the resultant light wave is unpolarized light, ठीक है। That's the reason कि नेचुरल लाइट जो हमेशा ही अनपोलराइज होती है। सो दीज आर, यहाँ पे एक शॉर्ट में तो मैं एक्सप्लेन किया है पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। सी, सिमेट्रिक अबाउट द रे डायरेक्शन। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, लाइट की रे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो लेजर मैं मार रहा हूं, लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, इस स्ट्रेट लाइन के अराउंड वी विल अज्यूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट, ठीक है, और हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बट ये मैं तब बोल रहा हूं जब लाइट पोलराइज्ड है। जब हम बोलेंगे लाइट अनपोलराइज्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कर रहा था, वो किसी भी मोमेंट पे अपना प्लेन बदल के ऐसे कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। सो इस पूरे डिस्क में इफ यू इमेजिन, अगर एक क्रॉस सेक्शनल व्यू तुम देखो, अगर मान लो लाइट इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, तो पोलराइज्ड लाइट में there will be just one plane जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन। अनपोलराइज्ड लाइट में it can have this, it can have this, it can have this, all of these directions are equally probable। सारी डायरेक्शंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपनी डायरेक्शन बदलता रह सकता है बार बार रिपीटेडली, वो कभी भी बदल सकता है, there is no rule to it, it's a random behavior। तो अब अगर तुम देखो इस पॉइंट के अराउंड दिस फॉर्म्स काइंड ऑफ ए सर्कल, करेक्ट। इस सर्कल में अगर किसी भी पॉइंट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदल सकता है, सो वी से दैट दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे बोलते हैं किसी भी चीज को, एक सेंटर पॉइंट के अराउंड अगर तुम यहाँ पे मिरर प्लेस करो, दोनों इमेजेस सेम है, मिरर तुम ऐसे प्लेस करो, दोनों इमेजेस सेम है, किसी भी डायरेक्शन में तुम मिरर प्लेस करो, अगर मिरर इमेज सेम आ रही है, वी से दैट इट इज ए सिमेट्रिक लाइट। वो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक कैसे होगा, इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास लाइट रे जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस पॉइंट से, बाकी किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा। यहाँ तुम मिरर प्लेस करो, इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, ये वाली लाइट इधर दिखाई देगी रिफ्लेक्शन में, और ये वाली इधर दिखाई देगी। सिमेट्रिक नहीं बना, यहाँ वाला इधर दिखा,
दिखना चाहिए था इधर। अगर उसकी मिरर इमेज लो और वो सेम डायग्राम रिपीट नहीं हो रहा, देन वी से दैट दैट थिंग इज नॉट सिमेट्रिक इन नेचर। सो दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस हियर, दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक इन नेचर। ठीक है, obtained from unpolarized light with the help of polarizers। अभी हम डिस्कस करेंगे पोलराइजर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पोलराइजेशन समझना इज वन पार्ट, सेकंड पार्ट इज उसको समझने के बाद में यू नीड टू नो हाउ टू पोलराइज ए लाइट। तुम्हारे पास एक अनपोलराइज्ड सोर्स ऑफ लाइट है, उसको तुम पोलराइज कैसे करोगे, ठीक है, दैट्स द सेकंड पार्ट। सो दिस थिंग मे बी रिगार्डेड एज रिजल्टेंट ऑफ टू इनकोहेरेंट वेव्स। सी इनकोहेरेंट की बात आ रही है। इनकोहेरेंट बोला दैट मींस उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल होने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होने की जरूरत नहीं है, दे आर जस्ट टू रैंडम सोर्सेज। रैंडम चीजें मिलती तभी तो ऐसा बनता है ना, ये जो हलवा सा बन गया यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। तो यही होती है अनपोलराइज्ड लाइट की, वो जो सोर्सेज है जिनकी वजह से वो बनी है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे कैन बी इन एनी शेप एंड फॉर्म। दैट इज व्हाट दिस थिंग इज टॉकिंग अबाउट, इनकोहेरेंट वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी बट पोलराइज्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। अब ये दो डायग्राम देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन इन पिंक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इन ब्लू। इसमें तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये जो एरो दिखा रखा है डार्क वाला, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम पोलराइजेशन की डायरेक्शन मानेंगे, करेक्ट। तो दोनों में ही ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसकी पोलराइजेशन जो है, सो यू विल से दैट इट इज ए वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को तुम लोग वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट मानोगे, ठीक है। ये होता है पोलराइजेशन, ठीक है। नाउ दिस शॉर्ट क्लिप शोज यू दैट व्हाट ए पोलराइजर डज। ये जो पोलराइजेशन फिल्टर शो कर रखी है तुमको, इसके इनपुट में अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, आउटपुट में पोलराइज्ड लाइट जा रही है। फॉर द सेक ऑफ इट हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया तुम्हें, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी चल रहा है साथ में, बट शो नहीं कर रहे फॉर ईज ऑफ डिस्प्ले, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ए पोलराइजर डज। सो अ पोलराइजर भी, जैसे कि तुमने इसमें देखा कि इसने एक पर्टिकुलर प्लेन में ही पोलराइज किया, तो तुम वो प्लेन बदल सकते हो किस बेस पे, पोलराइजर को घुमा के। सो इफ यू हैव ए पोलराइजर एंड इट इज getting input unpolarized light and it is giving you output polarized light in let us say in vertical direction, अगर तुम उस पोलराइजर को 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो इट विल गिव यू पोलराइज्ड लाइट इन दैट 90 डिग्री रोटेटेड डायरेक्शन। अब यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, इसको समझते हैं। बहुत सारी रैंडम ओरिएंटेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, करेक्ट, वहां भी आ रहा था, बाहर इसमें वर्टिकल निकला, उसमें हॉरिजॉन्टल निकला। इसने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है। दिस डिवाइस इज नॉट एन एक्टिव डिवाइस, ये एक पैसिव डिवाइस है पोलराइजर जो होता है, इसने सिर्फ फिल्टर आउट किया है, ठीक है। इमेजिन करो कि जेल के फॉर्म में, जैसे जेल होती है ना, उस तरीके से रॉड है, वर्टिकल रॉड्स हैं। अब तुम्हारे पास 5-6 सैनिक आ रहे हैं, सबके पास भाले हैं, ठीक है। अब भालों को किस किस डायरेक्शन में पकड़ के आ रहे हैं, उस तरह से इसको इमेजिन करो। अब जो समझदार रहेगा वो तो भाले को ऐसे पकड़ के लाएगा कि वो उसके थ्रू निकल जाए, वर्टिकल का वर्टिकल, ठीक है। वो जो बाकी बेवकूफ होंगे वो किसी भी डायरेक्शन पकड़ के आ सकते हैं, वो आके उसमें टकराएंगे, वहीं रुक जाएंगे। एग्जैक्टली यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जिस डायरेक्शन में वो प्लेन जो उसके साथ मैच कर रही थी, सिर्फ उस वाली वेव को वो पास ऑन होने दे रहा है, बाकी सारी वेव्स को रोक दे रहा है, और कुछ फैंसी नहीं हो रहा है यहाँ पे। दैट्स द नॉर्मल थिंग दैट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। अब जो इसमें इससे रिलेटेड जो मैथ्स होती है उसकी आगे बात करेंगे, जिसमें हम पता करते हैं कि जो बाकी जो डायरेक्शंस बनी है, वेक्टर अलजेब्रा क्या बोलता है कि एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में नहीं दिया हुआ, जैसे 0 बेसिक लेवल मानो, इसकी आउटपुट, इसका अगर तुम साइन कंपोनेंट लोगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन साइन ओनली, इसका कॉस कंपोनेंट ही है ना, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। अगर तुम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेते हो, इसका साइन और कॉस बनता है, करेक्ट, क्योंकि एंगुलर है। इसका जो साइन वाला पार्ट बनेगा
वो इसकी टोटल लेंथ से छोटा बनेगा, करेक्ट? ये होता है ना एक ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो दिस इज द हाइपोटेनस, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनता है ये और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है ये। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनता है ना, वो वाला कंपोनेंट भी पास होता है इसके थ्रू। सो जितनी भी ऑफ एक्सिस वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बन रही है, एक्सेप्ट फॉर द एग्जैक्ट 90 डिग्री वन, क्योंकि उसका साइन कंपोनेंट 0 होता है, ऑल अदर्स हैव सम साइन कंपोनेंट। जितना भी छोटा या बड़ा साइन कंपोनेंट होगा, वो सारा का सारा सिर्फ साइन कंपोनेंट इसके थ्रू पास ऑन हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन ए पोलराइजर। क्लियर हुआ? ऐसी लाइट वेव जो कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली पोलराइजर की प्लेन ऑफ पोलराइजर वाले प्लेन से एग्जैक्टली पैरेलल जा रहा होगा, वो तो पूरा पास हो जाएगा क्योंकि उसमें कॉस कंपोनेंट है ही नहीं। बट ऑल अदर प्लेन्स विच आर पॉसिबल, उन सभी का जो साइन वाला कंपोनेंट है दैट विल पास थ्रू, कॉस वाला कंपोनेंट विल बी ब्लॉक्ड। ये एक पोलराइजर है, ऐसे काम करता है। क्लियर है? पक्का हाँ या ना बताओ? यस, आगे बढ़े। अब हम आते हैं अलग अलग टाइप की पोलराइजेशन के ऊपर। फर्स्ट इज दिस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अभी जो मैंने तुम्हें बताया दैट वाज वेरी बेसिक थिंग, उसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों? एक पर्टिकुलर प्लेन में ही लाइट पास हो रही है, दैट्स ऑल, सबसे सिंपल चीज। अब मैंने जो बताया था अलग अलग कंडीशंस तुम लगा सकते हो पोलराइजेशन के ऊपर। अगर तुम्हें चाहिए एक ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक प्लेन में नहीं, एक सर्कल में रोटेट होता हुआ जा रहा हो, वियर्ड डिमांड है ना, जरूरत पड़ सकती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? इनकी एप्लीकेशंस आती हैं, बट ये अनपोलराइज्ड से अलग कैसे है? अनपोलराइज्ड में हमें ऐसा दिख रहा था, सर्कल सा बन रहा था, करेक्ट? हाउ इज दिस थिंग डिफरेंट फ्रॉम अनपोलराइज्ड? इन अनपोलराइज्ड वन, it can exist in any orientation at any point of time. You had absolutely no control or any way of predicting it. In circularly polarized one, तुमने उसको सर्कुलरली पोलराइज किया है तो तुम प्रिडिक्ट भी कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन ये है या फिर ये है या फिर ये है। डिफरेंस पता चला इससे? दिस इज रैंडम, कहीं भी हो सकता है। दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज बिल्ट बाय यू। तुमने जनरेट किया है तो तुम बता सकते हो कि अगर इस रेट से मैं रोटेट करवा रहा हूँ लाइट को, सर्कुलरली पोलराइज करा रहा हूँ, तो इतने डिस्टेंस के बाद अगर मैं इस पॉइंट पे नोट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, वो तुम बता सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? सर्कुलरली पोलराइज्ड के लिए दो कंडीशन बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है इट शुड कीप ऑन रोटेटिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सेकंड जो रूल है दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड शुड रिमेन फिक्स्ड। एक सर्कल बनाने के लिए दो ही रूल होते हैं कि सर्कल में रेडियस जो होता है वो फिक्स होना चाहिए। अगर रेडियस फिक्स नहीं होता और अगर बदलता रहता तो क्या बन जाता है? एलिप्स। एलिप्स हैज ए नॉन फिक्स्ड रेडियस ना, सर्कुलर जैसा ही दिखता है एलिप्स, बट इसमें क्या होता है? ए और बी होता है, करेक्ट? माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस। सर्कल में ए एंड बी आर इक्वल, दे आर जस्ट आर। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट में जो आर जिसको बोल रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड या फिर तो मैग्नीट्यूड बोल दो उसको। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर फिक्स है किसी वेक्टर का और उसको तुम एक पर्टिकुलर रेट से रोटेट करा रहे हो अबाउट दैट एक्सिस, इट विल गिव यू सर्कल। वही डेफिनेशन है सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट की। फर्क क्या है? यहाँ पे वो वेक्टर जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दैट्स ऑल। तो अगर तुम्हारी बेसिक ज्योमेट्री ठीक है, उस ज्योमेट्री में जहां भी तुम वेक्टर लिखते हो उसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, पोलराइजेशन पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इतना ही है। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट ए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट लुक्स लाइक। अगर तुम इसमें देखोगे दो कंपोनेंट्स का वेक्टर सम होता है, साइन और कॉस कंपोनेंट जैसे बड़े और छोटे होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इट कीप्स ऑन चेंजिंग। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो इसमें भी दो केस बनते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तुम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो हम इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। नथिंग न्यू। क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो इसे क्लॉकवाइज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है? नेक्स्ट केस पे आते हैं। ठीक, एक ही वाली पॉइंट याद रखना
जब भी हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सोर्सेज आर कोहेरेंट. तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को यू कैन इमेजिन एज सुपरपोजिशन ऑफ टू थिंग्स which is a result of superposition of two coherent linearly polarized waves of equal magnitude. सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट आप बना कैसे सकते हो? हमने देख तो लिया कि उसको हम रोटेट कर रहे हैं. दिमाग में सवाल आएगा रोटेट कराओगे कैसे? ये लॉजिकली सवाल आएगा ना. रोटेट कराने के लिए तुम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट लोगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लो इधर है, ठीक है. तुम एक दूसरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट लोगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. जब तुम इन दोनों को सुपरइम्पोज कराओगे एक दूसरे पे, दे एड अप एंड व्हाट दे डू इज इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? ये बनेगा, करेक्ट. अब अगर तुम इन दोनों के एडिशन में इसके मैग्नीट्यूड को कम कर दो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो ये छोटा हो जाएगा, करेक्ट. वो बनता है तीसरा केस जिसको हम बोलते हैं एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट. यहाँ पे हमने क्या था दो इक्वल मैग्नीट्यूड की प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स को ऐड किया था जिसकी वजह से वो वेक्टर जो है इक्वल साइज में ही रोटेट हो रहा था, करेक्ट. अगर इन दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से एक का एम्पलीट्यूड अगर छोटा हो दूसरे से, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स में से अगर एक वेक्टर छोटा हो दूसरा बड़ा हो तो क्या बनेगा? एलिप्स बन जाएगा उस केस में. दैट इज व्हाट दिस एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट इज. उसके मुकाबले इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है. दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स हैं जिनको 90 डिग्री पे तुम ओवरलैप करा रहे हो, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है इसके केस में, ठीक है. सी लाइट वेव इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर E चेंजेस विद टाइम. उसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा? चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ जो तुमने दो सोर्स यूज किए हैं उन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, ये तो तुम्हें बताइए. अगेन इसमें भी वही दो केस बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. नथिंग न्यू. सर्कुलर एलिप्टिकली पोलराइज्ड. क्लियर हो गया? पक्का? यस और नो? कितने टाइप की पोलराइजेशन पढ़ चुके हम लोग अभी तक? प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलर पोलराइज्ड, इलिप्टिकल. तीन, करेक्ट. प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड. प्लेन वाला सबसे इजी केस है, एक पोलराइजर रखा, प्लेन पोलराइज हो गई. सर्कुलर बनाने के लिए दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज करी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. दोनों को अगर हमने ओवरलैप करा दिया तो वो सर्कुलरली पोलराइज्ड बनाएंगी. कब? जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. तीसरा केस एलिप्टिकली पोलराइज्ड में दो में से एक का मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो वह एलिप्स बन जाएगा. दैट्स ऑल. अब ये सब तो हो गया कि पोलराइजेशन होती कैसे कैसे है. अब हम एक्चुअल में कैसे करेंगे उसके लिए 5 मेथड होते हैं. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड डबल रिफ्रैक्शन. सारे इंपॉर्टेंट है वैसे भी और ऐसे भी, एग्जाम के हिसाब से भी, ठीक है. तो इनमें से दो एग्जांपल ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में पोलराइजर है जो तुम लोग लैब में भी यूज करोगे. दोज आर दोज थिंग्स. हम उनकी बात करेंगे. उससे पहले अभी इस पे हम आएंगे कि पोलराइजेशन फ्रॉम ए डाइलेक्ट्रिक सरफेस, इसकी बात करेंगे. इसमें इससे रिलेटेड एक चीज आती है, इसको बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है. किस चीज की बात करेगा अभी हम बताएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए डाइलेक्ट्रिक? क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज ए डाइलेक्ट्रिक? सुना होगा. ऐसा मत करो यार, कुछ तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने. हाँ? किस टॉपिक में पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक? ये पता है, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मोस्टली कहीं कैपेसिटर के आसपास पढ़ा होगा, करेक्ट. कैपेसिटर है, प्लेट्स हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, ठीक है. सो इट जनरली टॉक्स अबाउट अ मटेरियल जिसमें यू कैन बेसिकली यू कैन अलाइन द पोल्स ऑफ एन एटम. व्हाट यू कैन डू इज तुम पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हो. उसको जनरली डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है. तो ये उसकी बात कर रहे हैं. अब जब भी ऐसा होता है तुम्हें याद होगा, तुमने अगर वो डायग्राम्स देखे हुए हैं, उन डायग्राम्स में जहां भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट आउट कर देते हो तो होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड, करेक्ट.
अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखा है किसी मटेरियल में और उसके थ्रू या फिर उसके ऊपर तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कांटेक्ट करा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उनमें रस्साकसी होगी, भिड़ेंगे आपस में, ठीक है। एक मटेरियल है ये, इस मटेरियल में अगर तुम इमेजिन करके चलो कि ऐसे जो कि ये एटम्स बाय डिफॉल्ट गोल थे, बट क्योंकि अब ये डाइलेक्ट्रिक है तो अभी क्या हो गए माइनस और दूसरे वाले प्लस। ऐसे दिखता है डाइलेक्ट्रिक, करेक्ट। ये ऐसा कब दिखता है जब हम बोलते हैं कि दोनों साइड यहाँ पे हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, करेक्ट। तो जहां भी ये प्लस माइनस ऐसे बनते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरनली छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जनरेट होते हैं। चार्ज सेपरेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं। जब भी एक एक्सटर्नल लाइट आके उन चार्जेस के ऊपर गिरती है या फिर उसके थ्रू पास ऑन होना चाहती है, उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे जो उसकी पोलराइजेशन थी उसके साथ कुछ छेड़खानी होती है। क्या होते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम मान के क्या चल रहे हैं, जो लाइट उसके ऊपर आ रही है वो नॉर्मल लाइट है, नेचुरल लाइट है। नेचुरल लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड होती है ना। अब वो लाइट इसके ऊपर अगर आके इंटरेक्ट कर रही होगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, क्योंकि ये इनमें क्या है, कोई फिक्स डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इनमें, करेक्ट, फिक्स डायरेक्शन होगी ना। अगर एक फिक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड से वो पास करना चाह रही होगी, इंटरेक्ट करेगी, तो उसके केस में कुछ ना कुछ उसके चेंजेस आएंगे बिहेवियर में। क्या आएंगे और क्यों आएंगे वो भी हम आगे समझते हैं। तो जब भी एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो एक अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसमें कुछ चेंज आता है। दो टाइप के चेंजेस आते हैं, ठीक है। पहला चेंज तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है, द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट इज कॉल्ड द एस कंपोनेंट। इमेजिन करो, तुम एक मिरर इमेजिन करो, ठीक है। वो मिरर क्या है जिसको मैं डाइलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ यहाँ पे। उस मिरर के ऊपर यहाँ पे आके लाइट टकरा रही है, दो पार्ट हो रहे हैं, कुछ पार्ट जो है उसके थ्रू पास ऑन हो रहा है, कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट आउट हो रहा है, ठीक है। अब वो जो रिफ्लेक्ट आउट हो रहा है उसमें भी दो कंपोनेंट है। अगर इनिशियली जो लाइट आ रही थी, इमेजिन करो कि लाइट को ऐसे थी, ऐसे का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर, लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, वो आके यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे टकराया, यहाँ से रिफ्लेक्ट जो हुआ, अगर रिफ्लेक्टेड वाला भी इसी प्लेन में चल रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा, वो पैरेलल कंपोनेंट कहलाएगा, क्योंकि वो इसी प्लेन में था और इसी प्लेन में गया। अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसा हो गया है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया है। तो वो ये दो कंपोनेंट्स किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको एस बोल रहा है। दैट मींस इस प्लेन में लाइट आई थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस प्लेन में होकर गई है, दैट इज दिस एस कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है, पैरेलल वाला, यानी कि जिस प्लेन में आई थी इसी प्लेन में टकरा के चली गई। क्लियर है। ये जो मैं प्लेन बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन है, याद रखना। लाइट का मोशन तो ऐसे हो रहा है, क्लियर है। अगर डायग्राम अगर ऐसा है, इस चीज को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ ये पूरा चैप्टर ही विजुअलाइजेशन का है। अगर ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है और लाइट यहाँ से आके इस पर टकरा के ऐसे जा रही है, तो इस लाइट का इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ऐसे आके ऐसे टकरा के अगर ऐसे ही गया, इसी प्लेन में रहा, कुछ नहीं बदला, तो वो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट। पर अगर ऐसे आ रहा था, टकरा के ऐसे बन गया ये और फिर गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, एस कंपोनेंट, उसको एस बोलते हैं, ठीक है। अगर एक कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट आके टकराती है तो इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स व्हिच आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये जो दोनों कंपोनेंट है इक्वल मैग्नीट्यूड के बनेंगे। लॉजिक ऐसा बोलता है, क्यों बोलता है लॉजिक ऐसा, हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट में सिमेट्री थी, सभी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट किस टाइम पे कहां था हम वो पता नहीं लगा सकते थे, करेक्ट। इसने बोला कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट में ये वाले दोनों कंपोनेंट जो पैरेलल आके पैरेलल गया और पैरेलल आके परपेंडिकुलर गया, इसने बोला दोनों इक्वल निकलेंगे। हो गई होगा, क्योंकि उस सर्कल में
तुम अगर एक वर्टिकल वाला वेक्टर की हाइट नापो और एक हॉरिजॉन्टल वाले वेक्टर की हाइट नापो, दोनों इक्वल बनेंगे ना, क्योंकि सर्कल ही था। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है। In the case of reflection at surface of a dielectric, the magnitude of S and P components in the reflected light depends on the angle of incidence. अब इसने बताया कि ये जो मैं केस बता रहा हूं तुम्हें, ये केस हमेशा नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ही होगा। वो इंसिडेंस एंगल कितना होता है दैट विल डिसाइड कि ये केस होगा कि नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं ना, दो केसेस, पैरेलल बन रहा है या परपेंडिकुलर बन रहा है, ये दोनों केसेस ही एक पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक पर्टिकुलर एंगल बनता है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा बी, दैट इज द ब्रूस्टर्स एंगल। So at a particular angle of incidence I is equal to theta b, the reflection coefficient of P component vanishes. See, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो। रिफ्लेक्शन कंपोनेंट यानी कि लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है ऑफ द P कौन सी थी? पैरेलल वाली, करेक्ट? पैरेलल वाली थी ना P। S कौन सी थी? परपेंडिकुलर वाली। पैरेलल वाला कंपोनेंट पूरी तरह वैनिश हो गई, यानी कि यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही थी, इस अनपोलराइज्ड लाइट में से यहां से जो गया उसमें ये वाला कंपोनेंट जो पैरेलल था इसके, वो पूरी तरह वैनिश हो गया। तब जब इंसिडेंट एंगल तुमने थीटा बी किया उस टाइम पे। दोबारा बताओ, जब तुमने फिक्स एंगल रखा लाइट के इंसिडेंस का ऑन ए दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एट दैट पर्टिकुलर एंगल थीटा बी, यहां से इसी प्लेन में, यानी कि इस प्लेन के पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है उसी की बात हो रही है ना, P कंपोनेंट, वो पूरी तरह वैनिश होगा। यानी कि यहाँ से जो लाइट जाएगी उसमें ये वाला कंपोनेंट नहीं होगा, बाकी सब होंगे। इनिशियली लाइट आ रही थी जिसमें सारे कंपोनेंट थे, एक सर्कल पूरा बन रहा था। ब्रूस्टर्स एंगल पे रिफ्लेक्टेड जो लाइट गई उसमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पूरी तरह गायब हो गया। वो कंपोनेंट है जो कि पैरेलल था, P कंपोनेंट। ठीक है। So the angle theta b is called the polarizing angle or the Brewster's angle. ये डेविड ब्रूस्टर्स ने इसको बनाया था, at which 100% polarization is obtained by reflection numerically equal to refractive index of the medium. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। See, this is the formula. जो ब्रूस्टर्स एंगल है that is related to the refractive index of that particular dielectric. ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है? दो चीजें पता चलती हैं। अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो तुम पता लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर मीडियम पे किस एंगल से तुम लाइट डालो कि पोलराइज्ड लाइट निकलेगी। ये पता चलता है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें नहीं पता और तुम अलग अलग एंगल्स पे लाइट डालते हो, एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट पोलराइज हो जाती है, पता कैसे करोगे पोलराइज हो गई है कि नहीं हो गई है? उस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसको एक पोलराइजर के थ्रू पास करो। पोलराइजर अगर उससे 90 डिग्री पे रखा है तुमने, ठीक है, अगर पोलराइजर 90 डिग्री पे रखा है तो 90 डिग्री पे उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आएगी एक पर्टिकुलर एंगल पे, दैट मींस जो पैरेलल वाला कंपोनेंट था वो गायब हो गया, जितनी एनर्जी सारी की सारी परपेंडिकुलर में है, करेक्ट। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि इस एंगल के ऊपर मैक्सिमम लाइट यहाँ रिसीव हो रही, दैट मींस दैट एंगल विल गिव यू the value of refractive index of that medium. तो मैंने जो तुम्हें दो केसेस बताए अभी, what they say is तुम ब्रूस्टर्स एंगल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ब्रूस्टर एंगल निकाल सकते हो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग। क्लियर हुआ? दोबारा बताओ, पक्का? ठीक है। इसको डायग्राम से समझ लो, जो भी मैं बता रहा था ये सब तुम्हें यहां से समझ में आ जाएगा। सी, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, बहुत सारी रैंडम डायरेक्शंस में पोलराइजेशन है, इसमें पूरा सर्कल बना हुआ है। एक पर्टिकुलर एंगल पे इसमें से देखो सिर्फ एक कंपोनेंट निकल रहा है, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। दिख रहा है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है? S कंपोनेंट जो है वो जा रहा है, P कंपोनेंट जो है वो गायब हो जा रहा है। दैट इज व्हाट। और वो कब हो रहा है? जिस एंगल पे हो रहा है, ये एंगल जो बना होगा इस मोमेंट पे, दिस इज द ब्रूस्टर एंगल। क्लियर है? पक्का? यस और नो? यस सर। ठीक है, होश में रहो, चैप्टर भी बचा है। ठीक है, इतने सोच ना सकते। ठीक है, ठीक है।
है, अब एप्लीकेशन देखते हैं ब्रूस्टर्स लॉ की। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने अलग से तुम्हारे लिए हाईलाइट करी है, बाकी दोनों तो मैंने बता दी थी। ट्रांसमिटिंग लाइट बीम इनटू और आउट ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। अगली यूनिट में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूस्टर्स एंगल जो है वो हम यूज करते हैं टू मेक श्योर कि जो लाइट है, एक ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट को जो ट्रेवल करा है वो एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन की होनी चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? सी, फाइबर ऑप्टिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे नंबर ऑफ फोटोन जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वेवलेंथ की हो और उनकी एनर्जी कहीं रास्ते में लूज ना हो। पोलराइज लाइट की खासियत ये है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही पोलराइज होती है, उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज इट बिहेव्स ऑलमोस्ट आइडियली। बाकी सब प्लेन्स में जो उसकी पोलराइजेशन हो सकती थी, तुमने अगर वो मिटा दी तो यू कैन प्रिडिक्ट इट्स बिहेवियर थ्रू आउट द ऑप्टिकल फाइबर। इसीलिए हम लोग इसको ऑप्टिकल फाइबर में लाइट की इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है। सिर्फ ये नहीं है, और भी ऐसी लेजर बनाने के लिए यूज होती है, नेसेसरी फॉर टोटल पोलराइजेशन रिफ्लेक्टेड लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सरफेस, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना उसके लिए होती है। देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस। ठीक है, सी फटाफट एक क्विक शॉर्ट न्यूमेरिकल समझते हैं। सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए काम लेक। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज्ड। तो तुम्हें बता दिया कि लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है वो 100% पोलराइज हुई है, यानी कि ब्रूस्टर्स एंगल जो है वो फुलफिल हो रहा है, फिनोमेना ब्रूस्टर्स एंगल बन रहा है। If the what is the angle between the sun and the horizon at that instant? याद रखना, क्वेश्चन में पूछा इसने एंगल बिटवीन सन एंड द होराइजन, इसकी बात हो रही है। तुम्हारे पास एंगल ये वाला गिवन है, समझ रहे हो? तो जो भी तुम ब्रूस्टर्स एंगल निकालोगे, आंसर जो निकालोगे उसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जो हम एंगल बनाते हैं, इंसिडेंस एंगल, वो किसके करस्पॉन्डिंग बनाते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना। तो वो जो तुम्हारा एंगल थीटा बी है, दैट इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द इंसिडेंट, वो होता है। तुम्हें पूछा क्वेश्चन में, वो पूछा है बिटवीन द सन एंड द होराइजन, यानी कि 90 माइनस थीटा भी पूछा तुमसे। तो तुम सॉल्व कर सकते हो फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, tan थीटा बी इज इक्वल टू 1.33, थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.33। आंसर निकल के आता है समथिंग अराउंड 53 डिग्री। 53 डिग्री को अगर तुम 90 में से माइनस करो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा समथिंग अराउंड 36.9 डिग्री। सी, वैसे क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। तुम एक लेक के किनारे खड़े हो और तुम ये पता लगा सकते हो एट एग्जैक्टली व्हाट टाइम ऑफ द डे सन की लाइट रेज उसमें से पोलराइज होकर आएंगे तुम्हारे पास। ये तुम्हें वो बता रहा है। ठीक है, तुम एग्जैक्ट टाइम पता लगा सकते हो दिन का, जिस टाइम पे वो एंगल बनता होगा जब सन की लाइट रेज उसपे से रिफ्लेक्ट होने के बाद पोलराइज लाइट रेज आएंगी तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास एक फ्री का पोलराइजर है, सिर्फ पानी। लेक वाटर इज एक्टिंग एज ए पोलराइजर at some point of the day for some particular angle. It always acts as a polarizer, depends on Brewster's angle. ठीक है, so कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल अगर है जिसके ऊपर से रिफ्लेक्शन होता है और ट्रांसमिशन भी होता है, वो मटेरियल एज ए पोलराइजर एक्ट कर सकती है। कब कर सकती है? जब ब्रूस्टर्स एंगल की कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, अब जो हमने ब्रूस्टर्स एंगल वाले का केस पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना वो पूरी तरह से पोलराइज हो गई थी, बट जो दूसरा पार्ट था जो ट्रांसमिट हुआ होगा, जो इसमें गया ना यहाँ पे, इसका कुछ पार्ट यहाँ ट्रांसमिट भी तो हुआ होगा, करेक्ट? इसके बारे में हमने कोई बात नहीं करी। जो सेकंड पार्ट है इसका, ये हमने बोल दिया कि उसमें से एक कंपोनेंट उड़ गया, दूसरा कंपोनेंट बचा है। ये वाला पार्शियली पोलराइज होता है। ठीक है, अब अगर इस दूसरे कंपोनेंट को भी पूरी तरह से पोलराइज करना हो तो हम क्या करेंगे? इसी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जब ये पार्शियली पोलराइज हुआ है उस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कंपोनेंट गया है, करेक्ट? दूसरा कंपोनेंट नहीं था ना, एक ही कंपोनेंट गया। अगर तुम बार बार ऐसी लेयर्स बनाओ कि वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बार बार निकलता जा रहा है, तो इफेक्टिवली तुम क्या कर रहे हो? एक ऐसा सर्कल जिसमें से तुमने एक साइन वाला पार्ट हटा दिया एक बार, तो वो एक तरह से थोड़ा सा सर्कल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, एलिप्स जैसा बनने लगेगा। तुम फिर से साइन वाला पार्ट हटा दो, रिपीटेडली
हटाते जाओ, वो एलिप्स दबता दबता प्लेन लाइन बन जाएगा, करेक्ट? दैट इज व्हाट दिस थिंग इज। पाइल ऑफ प्लेट्स वाला जो केस है, तुम एक ऐसा पोलराइजर यूज करते हो जिसमें से बार बार अगर तुम कराओगे रिफ्लेक्शन, तो इफेक्टिवली आखिरी में जो लाइट रे बचेगी दैट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। See, the reflected light is totally polarized while the refracted light ray is refracted वाली पार्शियली थी। उस पार्शियल को फुल करने के लिए क्या किया? बार बार रिफ्लेक्शन कराए, एक बार में नहीं मान रहा, 25-30 बार और सही। वो पूरी तरह जब तक पोलराइज नहीं होता तब तक हम लोग बार बार रिफ्लेक्शन कराते रहते हैं, ठीक है? यस और नो? पक्का? तो ब्रूस्टर एंगल के केस में ऐसा हो रहा है, सी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से पोलराइज जा रही है, ट्रांसमिटेड लाइट पार्शियली पोलराइज जा रही है। अब इस चीज को तुम अगर बार बार रिपीट करोगे तो जो ट्रांसमिटेड वाली में अगर तुम यहाँ देखो कितने कलर दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, यहाँ एक गया, 3 बचे। अब मान लो तुम ऐसी ही 3 लेयर और बना दो जिसमें बार बार रिफ्लेक्शन हो, एक ही बचेगा फिर आखिरी में, तो यानी कि जो ट्रांसमिटेड वाली लाइट है वो भी पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगी, करेक्ट? दैट इज व्हाट दिस केस इज, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पाइल ऑफ प्लेट्स वाला केस जो है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट डज। ऐसी पाइल ऑफ प्लेट्स तुम लगाते हो जिसमें से ये तुम्हारा एस कंपोनेंट जो है वो निकलता रहता है, आखिरकार में तुम्हारा पी कंपोनेंट ही बचता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट दिस केस इज। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वाला। दिस इज व्हाट योर पोलराइजर इज, जो तुम्हारे पास लैब में पोलराइजर है ना, वो ऐसे बिहेव करता है। सी इस डायग्राम को देखते हैं, इंग्लिश तो चलो जाने दो। डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है? अनपोलराइज्ड लाइट, करेक्ट? सब रैंडम डायरेक्शंस में। यहाँ पे आता है तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये देखो, वर्टिकल कंपोनेंट तो उतना ही रह रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला जो है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। क्लियर? अब इसमें दो चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिव, सेकेंडली एब्जॉर्प्शन, यानी कि इन दो प्लेन्स में से इसने एक प्लेन को सेलेक्ट किया और उसको एब्जॉर्ब करता गया। दैट मींस इसकी थिकनेस कितनी होती है, दैट विल मैटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप की पोलराइजर की अगर थिकनेस तुम कम बनाओगे तो ये पूरी तरह पोलराइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली क्या कर रहा है, ये अलोंग द पाथ इसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है लाइट को, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इससे। तो अगर उसकी डिसेंट थिकनेस होगी तो इट विल गिव यू आउट कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, जिसने करी यहाँ पे दिख रहा है ना। सो दिस इज पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। पिछला वाला था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पाइल ऑफ प्लेट्स वाला केस था रिफ्रैक्शन, और इससे पहले वाले क्या था? रिफ्लेक्शन, जो था ब्रूस्टर्स लॉ वाला, जब तुम सिंगल टाइम रिफ्लेक्ट करा रहे थे, ठीक है? इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन कर करके जो आखिरी में यहाँ बच रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन हो गया, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद एक और केस आता था, वो क्या था? डबल रिफ्रैक्शन, आखिरी केस है, डोंट वरी, ठीक है? अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन तो तुम्हें पता ही है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट ना। हाँ। यहां तुम्हें दिख रहा होगा अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, इस मटेरियल की या फिर इस क्रिस्टल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वाली लाइट को वो स्ट्रेट जाने देता है, दूसरे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वाली लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। तो इसने वही किया है, ये परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई, नीचे आ गई है, और जो इसके प्लेन पोलराइज थी वो स्ट्रेट चली गई है। तो इससे क्या हुआ? इसके आउटपुट में तुम्हें दोनों पोलराइजेशन मिल रहे हैं एक साथ, दिख रहा है? सो दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ पोलराइजर। तुम्हारी कोई भी कंपोनेंट लूज नहीं हुआ है, तुम्हारे पास दोनों कंपोनेंट इसने अलग अलग करके पकड़ा दिया तुमको, सबसे शरीफ केस है। बाकी में क्या होता था? एक एब्जॉर्ब कर लेता सारा का सारा, एक सारा रिफ्लेक्ट करके फेंकता रहता था। ये तुम्हें दोनों निकाल के देता है, बट उसकी भी शॉर्ट कमिंग है। अभी तुम्हें यहाँ पे बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, एक्चुअल में जब इससे बाहर आते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये तो जूम्ड इन डायग्राम है।
हमें कभी भी ऐसा पोलराइजर नहीं चाहिए होता जो कि हमें दोनों पोलराइजेशंस की आउटपुट दे, हमें कोई एक ही चाहिए होती पोलराइजेशन। सो व्हाट जनरली इज डन इज इसकी इन दोनों प्लेन्स में से एक प्लेन के पार्ट के ऊपर एक ओपेक लेयर जो है वो जनरेट कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा तुम्हें तो यहाँ पे एक लाइन दिखाई है, ऐसे रिपीटेड होते हैं बहुत सारे, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 ऐसे बनते रहते हैं। सो आफ्टर एवरी ट्रांसपेरेंट पार्ट देयर इज जनरली एन ओपेक पार्ट जो कि उस सेकेंड कंपोनेंट को हमेशा बाहर जाने से रोकेगा। तो अगर तुम इन दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट के आगे अगर यहाँ पे ओपेक पार्ट लगा दोगे तो दूसरा कंपोनेंट ही बाहर आएगा। इट विल बी कॉल्ड ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, ठीक है, क्लियर है। इस फिनोमेना को बाई रेफ्रिजरेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। डबल रिफ्रैक्शन को बाई रेफ्रिजरेंस बोलते हैं, ठीक है। साइंस वालों को हैवी वर्ड्स यूज करना पसंद है, इसलिए इसने बाई रेफ्रिजरेंस भी लिख के दिखाया, ठीक है। मींस द सेम थिंग, नथिंग मोर। The two rays are known as ordinary ray and extraordinary ray, ठीक है। तो इनमें से ये जो दो भाई पैदा हुए हैं, इनमें से एक भाई को बोल दिया तो ऑर्डिनरी है, दूसरा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो उन्होंने फूड डाल दिया, तो उसको ई रे। कोई रीजन नहीं है इसके पीछे कि तुम किसको ऑर्डिनरी बोलोगे किसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलोगे, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। नेमिंग खत्म हो गए थे तो उन्होंने ये नाम दे दिए, एक को ऑर्डिनरी बोलो एक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलो, 1 और 2 की तरह, दैट्स ऑल, ठीक है। सी ये वो है जो मैं बता रहा था अभी, ए सिंगल लीनियरली पोलराइज्ड रे इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग वन ऑफ द रेज। इन दोनों में से एक रे को तुम अगर ओपेक पार्ट लगा के एलिमिनेट कर दो तो तुम्हें सिंगल पोलराइज्ड लाइट मिल गई है, क्लियर है। अब हम आते हैं पोलराइजर और एनालाइजर पे, खत्म हो रहा है केस, डोंट वरी, ठीक है। जो पोलराइजर और एनालाइजर है वो इन दो तरीकों से बनते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन से और डबल रिफ्रैक्शन से। जो हमने आखिरी दो केसेस पढ़े ना उनसे जनरली पोलराइजर्स बने होते हैं, ठीक है। तो पोलराइजर का जनरली देयर इज अ ट्रांसमिशन एक्सिस, हर एक पोलराइजर की एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है जिसके थ्रू वो लाइट को आगे पास ऑन होने के लिए अलाउ करता है। अभी तुम ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है, वो तुम्हारे जेल की रॉड्स की तरह बना रखे हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो पोलराइजेशन लाइट को पास होने देगा, दूसरी डायरेक्शन में उसको रोक देगा। इतना ही है पोलराइजर और कुछ नहीं होता। सी इफ यू सी दिस डायग्राम्स, अनपोलराइज्ड लाइट इसके थ्रू पास होगी, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये वाली है तो सिर्फ ये वाली जगह पास होगी। ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है। किसी को वैसे डिफरेंस पता है पोलराइजर और एनालाइजर में? सुना नहीं किसी ने कभी? दोनों सेम होते हैं, कैसे बताओगे डिफरेंस? फर्क सिर्फ इतना है कि पोलराइजर को तुम यूज करो एज ए पोलराइजर, एनालाइजर को तुम यूज करो उस चीज को एनालाइज करने के लिए। दोनों में फंडामेंटली देयर इज नो डिफरेंस, दोनों सेम मटेरियल है, सेम चीज है। तुम उसका यूज किस तरीके से करते हो उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो, ठीक है। जस्ट लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे अगर कोई चीज तुम मैग्नीफाई करके देखो तो मैग्नीफायर है, अगर तुम उसको धूप में रख के किसी का जूते में छेद कर दो आग लगा के तो एक डिस्ट्रक्शन मशीन है, ठीक है। सो चीज सेम है, पोलराइजर एनालाइजर कोई डिफरेंस नहीं है, हाउ यू यूज इट उसकी बेस पे उसका नाम दे देते हैं हम लोग। तो जिसको जनरली पहले रखते हैं, जिससे तुम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ पोलराइजर। बाद में तुम उसका एंगल चेक करने के लिए जो यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एन एनालाइजर, क्लियर है। तो अब तुम ये देखो, एक बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला बनता है जो तुमने आई थिंक +1 + 2 में पढ़ा होगा, आई बिलीव, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी तक जो हम अनपोलराइज्ड लाइट पढ़ते आ रहे थे उसमें लाइट की जितनी भी एनर्जी थी वो सारे प्लेन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी रैंडमली, करेक्ट। जब हमने पोलराइज कर दिया तो हमने कुछ ना कुछ तो रिमूव किया उसमें, तभी पोलराइज हुई है, तो इंटेंसिटी कम हो गई होगी। मान के चलते हैं जो इंटेंसिटी कम हुई है वो I0/2 है, I0 थी इनिशियल इंटेंसिटी, वो उससे हाफ हो गई है। अब ये I0/2 वाली इंटेंसिटी आगे कितनी पास ऑन होएगी, दिस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजर का एंगल, ठीक है। एनालाइजर का एंगल क्या करता है, ये देखो, ये तीन केसेस देखो तुम लोग, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसका प्लेन और इस वाले का प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि यहाँ से जो लाइट रे जाना चाह रही है वो बिल्कुल ही पास नहीं होने देगा। 100% ऑफ द लाइट विल बी स्टॉप्ड, यानी कि आउटपुट इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी
0, ठीक है, जस्ट लाइक योर फोकस राइट नाउ। नेक्स्ट केस इज यहाँ पे जब 45 डिग्री बन रहा है लगभग एंगल, ठीक है, 45 डिग्री वाले एंगल पे क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली हाफ। जो इनिशियल इंटेंसिटी आ रही थी अगर वो I0/2 थी तब वो हो जाएगी I0/4। तो अभी हाफ हुई कैसे, ड्यू टू दिस फॉर्मूला इंटेंसिटी इज गिवन एज I0 cos square theta। दिस इज द फॉर्मूला। I is equal to I0 cos square theta। तो इसका मतलब क्या हुआ, I का क्या मतलब है, इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइजेशन, I0 क्या था, बिफोर पोलराइजेशन कितनी थी, ठीक है। तो अगर एक पोलराइज लाइट को तुम एक पोलराइजर या फिर एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट करा रहे हो तो ये जो थीटा है ये क्या है, इंसिडेंट लाइट और एनालाइजर के बीच का एंगल है ये। अगर एनालाइजर इस प्लेन में है और तुम उस पे इंसिडेंट लाइट ऐसे डाल रहे हो, 90 डिग्री का एंगल है, cos स्क्वायर 90 कितना होता है, जस्ट लाइक ए फोकस, हाँ ठीक है, तो ये 0 होता है। दैट मींस अगर तुम्हारा एनालाइजर और इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट उसके ऊपर इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री बनेगा, आउटपुट इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी 0। क्लियर है? दैट मींस लाइट आ रही है, एनालाइजर के थ्रू कुछ नहीं पास हो रहा। अब अगर तुम ये एंगल एनालाइजर का बदलते जाओ और पैरेलल बना दो, थीटा 0 यानी कि cos स्क्वायर थीटा कितना, जल्दी बोलो, 45 यानी कि फुल 100%, यानी कि ये अगर हो गया I इक्वल टू I0, ठीक है, कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक होती है मुझे पता है, ठीक है। I इक्वल टू I0 यानी कि जितनी इंटेंसिटी आ रही थी फुल पास होएगी। तो तुम ये चीज नोटिस करो, तुम्हारा एनालाइजर जो है वो कंप्लीटली ओपेक से कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बन सकता है सिर्फ रोटेशन से। और इन दोनों केसेस में ये पता चलता है कि 45 डिग्री पे क्या होएगा, cos स्क्वायर 45, cos 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे 1/2, so that will give you output as I0/2। At 45 degree half intensity of light will be passing through, ठीक है, ओके, क्लियर। इस फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया, दिस इज कॉल्ड मेलस लॉ। पहले नाम सुना होगा, अब दोबारा सुन लो। So intensity of light that will be passing through an analyzer is given by this formula I is equal to I0 cos square theta। This is one of its applications। See, unpolarized light, polarized light, intensity कम हो रही है ना, वो इसीलिए कम हो रही है। जनरली जहाँ पे भी कहीं पे तुम्हारा ग्लेयरिंग आ रही होगी, उस ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए these people mostly they have polarized eye lenses, ठीक है। तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ओवरव्यू है ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इफ यू हैव पोलराइज्ड सनग्लासेस तो तुम एक एनालाइजर से चेक कर सकते हो वो सनग्लासेस पोलराइज्ड है कि नहीं है, ठीक है। इफ यू रोटेट द एनालाइजर एक पर्टिकुलर प्लेन में, वो 90 डिग्री बन रहा होगा, दिस प्रूव्स कि वो जो ग्लासेस थी वो पोलराइज्ड ग्लासेस थी। अगर वो पोलराइज्ड नहीं होती तो कभी भी कंप्लीटली ओपेक नहीं बनेगा, करेक्ट, ठीक है ना। अब हम आते हैं लास्ट एप्लीकेशन पे इसका, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो रहा है, डोंट वरी। स्टीरियोस्कोपिक मूवीज, स्टीरियोस्कोपिक किसको बोलते हैं, फैंसी नेम फॉर 3D। जो 3D मूवीज तुमने कभी देखी हुई है, 3D मूवी कैसे बिहेव करती है, व्हाट हैपेंस इज तुम्हारे लेफ्ट आई रेटिना और राइट आई रेटिना दोनों को पार्शियली डिफरेंट इमेज शो करी जाती है। वो जो पार्शियली डिफरेंट इमेज है थोड़ी सी शिफ्टेड होती है एक दूसरे के मुकाबले। So that shifted image, what it gives you is, it gives you perception of depth, ठीक है। That's the same thing जिसकी वजह से तुम लोग एक आंख बंद करके अगर ड्राइविंग करोगे तुम गाड़ी ठोक दोगे, क्योंकि तुम्हें डिस्टेंस का नहीं पता चल सकता, ठीक है। So it's the same thing, स्टीरियोस्कोपिक 3D मूवीज जो होती हैं उसमें डेप्थ का परसेप्शन मिलता है ड्यू टू मेकिंग श्योर कि योर लेफ्ट एंड राइट आईज आर रिसीविंग डिफरेंट इमेजेस। अब हम कैसे कर सकते हैं, वाया पोलराइजेशन, उसकी बात करते हैं। सी, एनालिटिक 3D ग्लासेस देखी होंगी कभी बचपन में, तो अगर तुम्हारे पास अभी होती और तुम इस इमेज को देखते तुम्हें
डेप्थ का परसेप्शन दिखाई देता है। रीजन इज जो ब्लू और रेड जो इसमें तुम्हें लेंस दिखाई दे रहे हैं, व्हाट दे डू इज दे मेक श्योर कि दूसरे कलर के लेंस की लाइट उसके थ्रू पास ऑन नहीं होगी। सो इट शोज यू बेसिकली a 3D इमेज। दिस इज एनाक्लिपिक 3D। जो दूसरा 3D होता है, जो कि ये भाई साहब गुस्से में दिख रहा है तुम्हें भी, ठीक है, ये बात हो रही है किस चीज की? एक्टिव 3D ग्लासेस की, जो जनरली पोलराइज्ड 3D ग्लासेस होती हैं। आज की डेट में अगर कभी तुम 3D मूवी देखते हो, उसमें ये यूज होती है मोस्टली। व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज, लुक एट दिस केस, एक बार में एक आंख में इमेज गायब है, एक बार में एक में इमेज आ रही है। व्हाट हैपेंस इज एट वेरी फास्ट रेट ए पर्टिकुलर लेंस, ये जो दोनों आंखों में तुम्हारे लेंसेज दिए होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं उनकी पोलराइजेशन लेफ्ट और राइट आई में, क्योंकि उनकी पोलराइजेशन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। Okay, so what happens here is basically both of your eyes they receive different images. How do they receive different images? क्योंकि स्क्रीन पे तो दोनों इमेजेस जनरेट हो रही होंगी, करेक्ट? स्क्रीन के ऊपर जब दो इमेजेस जनरेट हो रही हैं, वो दोनों ही पोलराइज्ड इमेजेस हैं। एक इमेज का पोलराइजेशन ऐसा होगा, दूसरी इमेज का पोलराइजेशन ऐसा होगा, दोनों साइमल्टेनियसली स्क्रीन के ऊपर गिर रही हैं। बट तुम्हारी आईज में जो लेंसेज हैं, उन दोनों में पोलराइजर अलग अलग एंगल के हैं, जिसकी वजह से ये आई जो रिसीव करेगी वो ये वाली लाइट को रिसीव नहीं कर पाएगी, और ये वाली आई जो रिसीव करेगी वो इस वाली लाइट को रिसीव नहीं कर पाएगी। तो दोनों आईज में एट द सेम टाइम डिफरेंट इमेजेस रिसीव हुई है, उसकी वजह से तुम्हें 3D का परसेप्शन होता है। दैट इज हाउ दीज एक्टिव 3D ग्लासेस वर्क। ठीक है, क्लियर है? लास्ट एप्लीकेशन इसकी LCD। हाउ डज ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वर्क? ठीक है, सो इन एन LCD बेसिकली इन शॉर्ट व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ बैक प्लेट, जिसको हम लोग जनरली एक अनपोलराइज्ड प्लेट बोल देते हैं। इट्स द बैकलाइट ऑफ योर LED। वो अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइजर के थ्रू पास होती है। पोलराइज्ड लाइट आगे जाने के बाद LCD सेल होते हैं। व्हाट द सेल्स डू इज दे रोटेट दैट पोलराइज्ड लाइट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। RGB तीन टाइप के क्या होते हैं? सब पिक्सल्स होते हैं। वो जो तीनों सब पिक्सल्स हैं वो अलग अलग एंगल पे उस लाइट को पोलराइज करके आगे पास ऑन होने देते हैं। तो जिस अलग अलग एंगल पे उसको पोलराइज होकर आगे पास ऑन होने देंगे, जो फाइनल लेयर होती है व्हाट इट डज इज, क्योंकि उसमें अलग अलग एंगल पे पोलराइजर रखे होते हैं, दे विल अलाउ दैट मच अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू, जिसकी वजह से क्या डिसाइड होता है कि कोई पिक्सल कितना ज्यादा या कम ग्लो करेगा। दैट इज हाउ इट इज डिसाइडेड थ्रू पोलराइजर्स। सो इफेक्टिवली तुम्हारी जो लाइट की आउटपुट बाहर निकल रही है, उसमें हमें लाइट की इंटेंसिटी बदलनी है ना, बार बार पिक्चर कभी रन करेगी ना उसमें, तो उस पिक्चर को रन कराने के लिए दैट वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गवर्न्ड बाय मेलस लॉ। वो मेलस लॉ मेक श्योर करता है कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम या ज्यादा होती रहती है। ठीक है, सो LCD के केस में दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यू हैव दैट पोलराइजर लेयर एंड द अदर लेयर इज द पिक्सल व्हिच इज मेकिंग श्योर कि उस पोलराइज्ड लेयर में से जो लाइट आ रही है वो कितनी कम या ज्यादा होगी। अगर तुम्हें इस चीज को अच्छे से समझना होगा, तुम इस डायग्राम को आराम से देख सकते हो, टाइम लगा के बाद में भी मैं अपलोड कर दूंगा। दिस इज योर बैक लेयर जो फ्लोरेसेंस जनरेट कर रही है, आगे पोलराइजिंग लेयर एंड द लास्ट लेयर इज योर पिक्सल, वो एनालाइजर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एन LCD वर्क्स। ये इसके एडिशनल डिटेल्स हैं। इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन गूगल दिस फोटो इलास्टिसिटी, जिसके बेस पे whenever there is a film which becomes very slim, then it generates some kind of polarization. ठीक है, so इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, तुम लोग बाद में प्रैक्टिस कर लेना। This finishes your polarization. ठीक है, फटाफट अटेंडेंस ले लेते हैं।